हैं फिर आपके यहाँ पे दिया गया है पहला प्रश्न हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के करेंगे, और बाकी इसके जो है प्रीवियस ईयर के सीटेट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व देखना चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक दे दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। तो फातिमा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? थोड़ा मैं जूम कर दूंगा, आप लोग अच्छे तरीके से देख पाएं। क्या दिया गया है? फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहल वर्ग के नैतिक चिंतन के किस चरण पर है? गर्व करने की बात कर रहे हैं। माता पिता गर्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा लड़का लड़की अभिनवीकरण की बात करेंगे, ठीक है, जो आपका द्वितीय अवस्था है। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। दूसरा प्रश्न यह यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्यवसाय के संप्रत्यय को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखलाए। इस युक्त से उसके छात्रों में क्या होता है? जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया यह आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन टू आंसर कर रहे हैं डायरेक्टली हम। अगला है विकास के विषय में सही विकल्प को चुनना है। तो विकास के सभी लोग जानते हैं विकास परिवर्तनीय होती है, ठीक है। विकास पूर्ण से आंशिक या विकास पूर्ण से आनुवांशिकता की योजना अवश्य होती, बिल्कुल नहीं होगा। सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति के विकास में पड़ावों से प्राप्त करते हैं, ये भी नहीं होगा। विकास के एक दिशाई और एक आयामी होता, बिल्कुल नहीं होता। विकास सभी लोग जानते हैं विकास परिवर्तनीय है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो दिया गया वह सही हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा छोटे रूप में दिया गया है, ध्यानपूर्वक मैं पढ़ते जाता हूँ, आप लोग देखते जाइएगा और फीडबैक करते जाइएगा। एक बच्चे ने मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंख हैं और उड़ सकते हैं वे पक्षी। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ को देखा। उसे स्तनधारी कहने की बजाय पक्षी ही कहा। मतलब कैसे कहा? ध्यानपूर्वक समझिएगा। एक जो बच्चा है यह मानसिक विचार बना लिया कि वे सभी जीव जिनके पंख होते हैं वे उड़ सकते हैं, वे पक्षी हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में देखा, चमगादड़ का चित्र देखा और उसे स्तनधारी कहने के बजाय पक्षी ही उस बालक ने कहा। तो इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं साथियों? समावेशन कहते हैं, ठीक है। सारे प्रैक्टिस पेपर बाल विकास के ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे और जल्दी हम क्लास शुरू कर रहे हैं। आपके शुरुआत हो चुकी है। बाल विकास की बात करेंगे, अदर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू NCERT के पैटर्न की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, एक ऐसी स्थिति में जहां परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो तब बच्चे को किस भाव में महसूस होगा? वह होगा दुश्चिंता। एक ऐसी स्थिति में जहां परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो तब बच्चे को भाव महसूस कहाँ होगा? दुश्चिंतता की बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशी नियंत्रण कर पाते हैं? यानी विकास ऐसा कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे जो है अपनी भुजाओं यानी हाथ के पहले जो है उंगलियों का मांसपेशियों पर नियंत्रण पाते हैं। फिंगर जिसे हम कहते हैं, उंगलियों पर पहले नियंत्रण पाते हैं, इसके बाद फिर आप वह भुजाओं पर पाते हैं। तो ये कौन से सिद्धांत के अकॉर्डिंग है? आपके अधोगामी सिद्धांत के अकॉर्डिंग है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, क्या दिया गया है? निम्न में से कौन सा मानदंड जो है निर्देशित आकलन है? तो कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है? अधिगम के निम्नतर स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, कक्षा में सकारात्मक या उपकारी अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में से क्या मददगार रहेगा? तो कक्षा में सकारात्मक उपकारी अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए जो मददगार होता है वह क्या कौन सा हो जाएगा? सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना। देखिए, समान अवसर देना एक ऐसा शब्द है, ऐसे कीवर्ड है जो देखना है तो फटाफट उसी ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बच्चों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं? तो बच्चों द्वारा जो अधिगम की प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली जो त्रुटियां होती हैं वह बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता को यहाँ पे क्या करती हैं? त्रुटियां किस ओर संकेत कर रही हैं? बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता की ओर संकेत कर रही हैं, ठीक है। इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न दिया गया है कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की थी? सभी लोग जानते हैं जब भी समीपस्थ विकास का नाम आता है
लेव वाइगोस्की का नाम सर्वोपरि आ जाता है। ठीक है। 11वें नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, स्क्रीन पर दिया गया है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्ध सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादे और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो वह किस प्रकार की बुद्धि रखता या रखती है, तो वह होगा अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ लीजिएगा डिटेल के साथ। यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादे और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो किस प्रकार की बुद्धि रखता है, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, क्योंकि वह स्वभाव, इरादे, मनोदशाओं के प्रति क्या कर रहा है, उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। ठीक है। देखिए, कोई भी सिद्धांत भर ना पढ़िए, उससे कंसेप्ट जरूर पढ़िए। जो कोई कंसेप्ट पढ़ेगा सिलेक्शन वही पाएगा, अधिकतम स्कोर वही करेगा, क्योंकि सिद्धांत नहीं पूछा जाता डायरेक्टली, बहुत कम पूछा जाता है। उस सिद्धांत से संबंधित कथन, स्टेटमेंट आते हैं। ठीक है। वो तभी आपसे बन पाएंगे जब आप उनको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जल्दी हम सारे सिद्धांतों को डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक सहपाठियों के साथ विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की कक्षा क्या कहलाती है, सामाजिक संरचनावादी कहलाती है। एंड अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी। देखिए, जानकारी को प्रस्तुत करने के विविध तरीके अपनाकर, अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके लगाकर, मतों को अभिव्यक्त करने के विविध विकल्प देकर, ये इन तीनों जो हैं आपके अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों में विविध तरीके से नामीकरण करके यह गुणवत्ता नहीं बढ़ाएगा। ठीक है। तो ऐसी तकनीक जो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में गुणवत्ता को नहीं बढ़ाती है, बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करके। ठीक है। किस किस प्रकार से बढ़ाती है, जानकारी को प्रस्तुत करने के विविध तरीके अपनाकर, अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके लगाकर और मतों को अभिव्यक्त करने के विविध विकल्प देकर। अगला प्रश्न दिया गया, इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है। तो देखिए, आपके पहला है शारीरिक, सामाजिक और प्रवृत्ति संबंधी बाधाओं को दूर करना। ये दोस्तों समावेशन के अनुरूप है। सब बच्चों में स्वाभाविक और सीखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना, ये भी है। विविधता को सराहना और महत्व देना, ये तीनों विधि जो है समावेशन के अनुरूप है। लेकिन श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान रखना, यह समावेशन के अनुरूप नहीं होता है, क्योंकि अलग की बात कर रहे हैं। तो अलग विद्यालय समावेशन के अंतर्गत नहीं आ सकता है। ठीक है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया था कि निम्न में से जो है कौन सा कथन बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे जी और लेव वाइगोस्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है। तो देखिएगा, तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है, ठीक है, कि पियाजे जी के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत के अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के अनुरूप में देखते हैं। तो आपने क्या समझा, जीन पियाजे जी जो है बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, और वाइगोस्की किस पर जोर देते हैं। तो आपके जो वाइगोस्की महोदय जी हैं, ये संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के अनुरूप देखते हैं। ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास की प्रकार से सामाजिक मध्यस्थ पर वाइगोस्की देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे, कि विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलट कर लिखने, बदल कर लिखने में कठिनाई आना किस प्रकार या किस विकार की तरफ इशारा करता है। देखिए, कोई भी बच्चा हो, जब उसको पढ़ते समय शब्दों को हटाना, उलट कर लिखना, बदल कर लिखने में कठिनाई आ रहा है, तो यह इशारा करता है कि बच्चा किससे पीड़ित होगा, किस विकार की तरफ संकेत कर रहा है। वाचन कौशल की बात करेंगे। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, सभी लाइक कर लीजिएगा अपने टीटी फैमिली को। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम फतेह करना है तो आपका प्रत्येक कमेंट इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट होता है। किसी की भी तैयारी कर रहे हैं आप, किसी भी टीटी की तैयारी कर रहे हैं, अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर, उससे प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखिए, उसका सलूशन जरूर ध्यानपूर्वक समझिए। निम्नलिखित में से प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी होती है। तो वह होती है पाठचर्या और आकलन में लचीलेपन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था कौन होती है। सभी लोग जानते हैं, परिवार, फैमिली होता है। कई बार हम क्लास पर जिक्र भी कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, संकल्पनात्मक चित्रण नए संप्रत्यों की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं। तो जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके सुसाध्य करते हैं। पीडीएफ पाना चाहते हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, पीडीएफ फाइल अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या होता है? व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है। जी हाँ, दिव्यांगजन अधिकार जो 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का जो उचित तरीका होता है, व्यक्ति जिसे आपका बौद्धिक अक्षमता है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा। CBSE द्वारा यह जारी क्वेश्चन टू आंसर है। एक अध्यापिका में यह योग्यता होना चाहिए, यह होना बहुत ज़रूरी है। एक अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत ज़रूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सके कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। यह योग्यता क्या कहलाती है? तदानुभूति कहलाती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला शारीरिक लक्षण, जैसे आप देखते होंगे शारीरिक लक्षण जो होते हैं, आँखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग जो होता है, ये क्या दर्शाता है? ये वंशागत होते हैं। ठीक है, आँखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग किस प्रकार होता है? ये वंशागत होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दिया गया कि एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान करता है, उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है? तो मूल संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। संवेदी गामक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था, और तीसरी होती है मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11, और चौथी होती है 11 से लेकर 15 या 11 से लेकर आगे। तो एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर रहा है। ठीक है, अमूर्त का नहीं कर रहा है। अगर मूर्त का कर रहा है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास का जब भी बात करते हैं, जीन पियाजे जी का जिक्र आता है, इनके सिद्धांतों की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किस चीज़ के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है? तो सृजनात्मकता कहलाती है। जी हाँ, किसी चीज़ के विषय में नूतन और असाधारण रूप से सोचना। नूतन मतलब एक नया, और साधारण नहीं, असाधारण रूप से अगर सोच रहे हैं, और उस समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता जो कहलाती है, वही आपका सृजनात्मकता कहलाती है। अगला प्रश्न साथियों स्क्रीन पर आप लोगों के आ चुका है कि सजा को पूरा यकीन है कि गणित की आगामी परीक्षा में पिछली बार की तरह ही असफल होगी, इसलिए उसने उस विषय में मेहनत करना ही छोड़ दिया। वैसे भी उसकी शिक्षिका को उससे मंद अपेक्षाएं ही है। इससे आप सजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं? मतलब उसने सोच लिया कि गणित मुझसे नहीं बनती है, तो मैं इस बार भी जैसे पिछली बार असफल था, इस बार भी असफल होऊंगा। कुछ आप लोगों के भी मन में ऐसे प्रश्न उठते होंगे। और जो शिक्षिका है वो भी उनसे जो अपेक्षाएं बहुत ही मंद है, बहुत ही कम है कि ये तो फेल ही हो रही है, इसको क्या अनुमान लगाना कि पास होगी कि नहीं। तो ये अनुमान लगाना ही अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है। क्या है? अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट के पहले अनुमान, नकारात्मक अनुमान बहुत ही गलत बात होती है। पॉजिटिव अनुमान लगाइए। ठीक है, सकारात्मक लगाइए, निगेटिव पे कभी मत जाइएगा। ठीक है, वो आपके माइंड को क्या कर देता है? बिल्कुल खराब कर देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है कि राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है। वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता और सारा दिन एक पंख के साथ अकेले खेलता रहता है। राजन का यह व्यवहार निम्नलिखित में से किस ओर संकेत करता है? तो यह श्वलीन क्रम विकार। स्वयं में देखिए यहाँ पे डायरेक्टली दिया गया है कि एक पंख के साथ वह अकेले खेलता है। तो अकेला मतलब स्वलीन है, अपने में ही लीन रहता है। ठीक है, स्वलीन क्रम विकार की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है? तो आप जानते हैं रचना, विश्लेषण, निरूपण। ये तीनों जो कौशल हैं उच्च श्रेणी चिंतन के हैं, लेकिन प्रत्यय स्मरण जो है आपके उच्च श्रेणी चिंतन का नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कौन सा कर लेना है? प्रत्यय स्मरण की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्गत करना क्या कहलाता है? तो किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए जो है मिलती जुलती समस्याओं को उद्गत करना क्या कहलाता है? अनुरूपता कहलाता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया था कि निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? ये आपके ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा सही होगा कि कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा प्रस्तावित है, तो वह आपकी कौन कौन सी है? फर्स्ट
ठीक है। अन्वेषण आधारित अधिगम की बात करेंगे। एंड कथा वाचन आधारित शिक्षा शास्त्र और चर्चा आधारित। वेधन तथा बार बार अभ्यास ये आपका नहीं है, ठीक है। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कि फर्स्ट सेकंड फोर्थ वह हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। बाल विकास का 30वां प्रश्न है, एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री का एवं सब्जियों और फलों की तस्वीरों का प्रयोग करते हुए अपने छात्रों से चर्चा करता है। जब आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिका बनेंगे तो आप मान लीजिए आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और लिखित सामग्री के एक सब्जी और फलों की तस्वीरों का प्रयोग करते हुए छात्रों पर चर्चा कर रहे हैं, तो विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पोषण का संप्रत्यय सीखते हैं। तो यह उपागम किशोर आधारित होगा, ज्ञान के निर्माण पर आधारित हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। बाल विकास सॉल्व कर चुके हैं मैथ। अब दोस्तों हम मैथ्स की बात करेंगे। मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आपके किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया गया है, दिए गए अनुक्रम में कौन सी संख्याएं लुप्त है, यानी कि रीजनिंग टाइप का पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको करना क्या है, देखिए बहुत ही अच्छा आसान तरीका है। पहले हम इनका दोनों के बीच में देखना स्टार्टिंग से देखते हैं। देखिए 0 धन अगर 1 करते हैं तो वैल्यू हमारी 1 आती, तो अगली संख्या हमारी 1 दी गई है। इसी प्रकार यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को प्लस कर लीजिए, 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगी। इसी प्रकार आपको प्लस करते जाना है, 1 और 2 को करेंगे अगली संख्या 3 आ जाएगी, 2 3 5, 5 3 8, ठीक है। और 8 5 13 देखिए यहाँ पे दिया गया है, 5 और 8 को जोड़ने के बाद 13 हो जाता है अगली संख्या। तो इसी प्रकार 8 और 13 को जब हम प्लस करते हैं तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी। और 21 और 13 को प्लस करेंगे 34 हो जाएगा, और 34 और 21 को प्लस करेंगे 55 हो जाएगा, और 55 और 34 को जब प्लस करेंगे तो 89 हो जाएगा। यानी हमारी जो यहाँ पे रीजनिंग वाली संख्या है कौन सी आ जाएगी, तो यहाँ पर 21 आ जाएगा और यहाँ पे 89 आ जाएगा, यानी जो सेकंड ऑप्शन दिया गया वह सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न जो है मैथ्स में क्या पूछा गया है कि एक बस संख्या 405 स्थान ए स्थान से बी स्थान चलती है, ऊपर दिए गए कथन में से किस प्रकार की संख्या के चित्रण का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब सभी लोग बताइए, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वह है नामिक या अंकित संख्या आएगा। जब प्रश्न पर दिया गया था, ठीक है, डैशबोर्ड बना था, तो यहाँ पे कौन सा नामिक और अंकित संख्या वाला सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा गया था, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण अर्थात 90 डिग्री कोण पर काटते हैं तो यह चतुर्भुज नहीं हो सकता। देखिए कोई भी एक चतुर्भुज दिया गया है, एक चतुर्भुज के विकर्ण अगर एक दूसरे को 90 डिग्री समकोण पर काटते हैं तो वह पतंग, वर्ग और समचतुर्भुज होएगा, लेकिन आयत नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यह चतुर्भुज नहीं हो सकता, आयत नहीं होगा, बाकी पतंग, वर्ग और समचतुर्भुज हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि राधा के पास जो है 450 रुपये एंड पैसे सिक्कों वाला प्रश्न पूछा गया था, और सीना के पास 550 रुपये, सीना के पास राधा के अपेक्षा कितना धन अधिक है। तो एक बच्चे को उपरोक्त शाब्दिक समस्या को हल करने के लिए कहा गया, बच्चा उसे 450 और 550 बीच से हल करता है। तो इस प्रकार उत्तर को जो संभावित कारण हो सकता है हो जाएगा बच्चे ने अधिक शब्द के योग से संबंधित किया है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग जो है एक पूर्ण संख्या होता है, यह योग क्या कहलाता है, तो समवर्ग गुण कहलाता है। समवर्ग गुण क्या कहलाता है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। किन्हीं दो संख्याओं का अगर पूर्ण संख्या अगर योग करते हैं, ठीक है, तो उन संख्याओं का जो आएगा योग भी आपका पूर्ण संख्या ही होता है, यह समवर्ग का गुण कहलाता है। अगला, किसी भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो किसी भाग का क्षेत्रफल एक सतह पर क्षेत्र द्वारा घेरी जाने वाली जगह का माप होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक भी कीजिएगा। 27 दिया गया है यहाँ पे, 27 720 के अभाज्य गुणनखंड पूछा रहा है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या होगा आपको बताना है, तो कुछ नहीं बस गुणनखंड कर लीजिएगा और गुणनखंड जो संख्याएं आएगी उनका योग कर लीजिएगा, ठीक है। 28 वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तुत करने से पूर्व छात्रों को मूल सामग्री से गिनती और समूहीकरण क्रियाकलाप कराने चाहिए। इस प्रकार के क्रियाकलाप का जो प्रयोजन है वह क्या हो जाएगा, यह कहला जाएगा दैनिक जीवन में
उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के समूह को बनाने में सहायता करता है, नहीं होगा। कौन से यहाँ पे दिया गया था, तो यह स्थानीय मान प्रणाली में सामूहिकरण और विनिमय को समझने में मदद करता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा सोपान चरण समस्या समाधान में शामिल नहीं है, तो यह होगा अविवेकी अविवेचित कलन विधि। इनमें से दिया गया है कि आप लोगों को विषम समूह को चुनना है, तो विषम समूह आप लोग देख पा रहे हैं कि देखिए भिन्न में दिया गया है सभी। देखिए ऊपर जो अंश में छोटी है सभी में छोटी दिया गया है, लेकिन आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 में अंश जो है बड़ा दिया गया है दोनों में, अकॉर्डिंग टू किसका, हर के। ठीक है, तो हर से बड़ा अंश दिया गया, इसलिए जो बी ऑप्शन है वह भिन्नों से विषम समूह हो जाता है हमारा। अगला, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल जिस संख्या से सदैव विभाजित होता है वह संख्या क्या है। देखिए 3 क्रमागत कोई भी लिख सकते हैं, चाहे 1 धन 2 धन 3 ले लीजिए तो 6 आएगा, ये हमेशा 3 से विभाजित होगा। कोई भी 3 क्रमागत प्राकृत संख्या ले लीजिए, 3 6 7 8 ले लीजिए आप। ठीक है, तो 8 7 15 6 21, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 3 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला दिया गया कि अशुद्धियाँ अधिक का एक आवश्यक अंग है, तो अशुद्धियाँ अधिगम का एक आवश्यक अंग कौन सा कहलाएगा। देखिए अशुद्धियाँ जो होती हैं, गलतियाँ जो होती हैं, वह अधिगम का एक आवश्यक अंग सत्य है, क्योंकि देखिए ये शिक्षक और छात्रों के दोनों के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। वे अपनी अशुद्धियों का विश्लेषण करें और उनको प्रभावपूर्वक रूप से आपका संबंधित करें। अगला दिया गया कि एक व्यक्ति कहता है कि गणित में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अच्छी होती हैं। इस दावे निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा सहायक होता है। देखिए जब भी जेंडर और गणित के क्षेत्र में भी शोध अध्ययन के बारे की बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि कक्षा 5 में जो है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। कक्षा 5 में गणित अध्यापक श्रीमान जैकब ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से 2 शाब्दिक समस्याएं दी। कितनी? 2 शाब्दिक समस्याएं दी। एक शाब्दिक समस्या है, संतरों को कमल 3 बराबर पंक्तियों में रखना चाहता है, तो उसे पंक्ति में कितने संतरे रखने होंगे। या 15 संतरों को कमल पंक्तियों में इस तरह रखना चाहता है ताकि प्रत्येक पंक्ति में 5 संतरे हैं, ऐसी कुल कितनी पंक्तियां बनाई सकती है। तो दी गई स्थिति में कथन हमारा सत्य है कि अध्यापक को भाग संरचना के अंतर्गत आने वाली विभिन्न शाब्दिक समस्याओं के रूप में और उपरूप की स्पष्टता की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे शाब्दिक समस्या दी गई, वह तीसरा वाला सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है, एक आयत की चौड़ाई परिमाप के बीच का अनुपात 1:5 है, तो आयत की लंबाई और उनके बीच चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या होगा। बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, किस प्रकार से करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया आपका सीधे आयत की चौड़ाई, देखिए क्या होता है, b मान लेते हैं, लंबाई l होता है, चौड़ाई b होता है, यानी b अनुपाते आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, इतना। इसके बराबर कितना गया है, 1:5 के दिया गया है, यानी हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि b/2 गुणे l धन b बराबर 1/5 के। ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, b5 = 2 × l धन b। देखिए 5b बराबर क्या आ जाएगा, 2l धन 2b आ जाएगा। tb को इधर लाएंगे तो 5b - 2b कितना हो जाएगा, टोटल 3b हो जाएगा। तो 3b बराबर क्या आ गया, 2l आ गया। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको, b/l बराबर 3/2। तो b और l, b हो गया चौड़ाई, l हो गया लंबाई, तो चौड़ाई और अनुपाते लंबाई बराबर 3/2 है, तो 3:2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका लंबाई और चौड़ाई के बीच जो अनुपात होगा वह 3:2 का हो जाएगा। अगला दिया गया है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को आकृतियों की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से अत्यधिक उपयुक्त क्रियाकलाप को पहचानना है। वह है बच्चों को अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पदार्थों से संबंधित अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर दिया जाए। अगला है कि एक अध्यापिका को अपने छात्रों को कोई भी 4 अंक उपयोग करके एक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए कहती हैं, बशर्ते उसे 5 को इकाई के स्थान पर नियत करना होगा। यह उदाहरण किस प्रकार होगा, यह होगा नियत कलिक प्रश्न, क्योंकि नियत करना है। ठीक है, बशर्ते नियत यहाँ पे क्या दिया गया कि 5 को इकाई के स्थान पर नियत करना, तो यह नियत कलिक प्रश्न कहला जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि बिस्किट के एक छोटे पैकेट का आकार दिया गया है इतना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई दी गई है। एक थोक विक्रेता में ऐसे छोटे पैकेट के एक बड़े बक्से में पैक करना चाहता है जिसकी आंतरिक माप दी गई है। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करना, बहुत ही आसान। देखिए
पहले आप देखिए सेंटीमीटर में दिया गया ना ऊपर, तो 12 गुणे 5 गुणे 3 कर लीजिए। नीचे देखिए इन दोनों मीटर में दिया गया, इसको चेंज करेंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 0.5 मीटर मतलब आधा मीटर और 50 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 50 कर लीजिए, 25 है, 0.25 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए, 25 हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 पंचे 60, ठीक है। डायरेक्टली आप काट भी सकते हैं या ठीक है, 3 एकम 3, 3 छंग 18 काट लीजिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 काट लीजिए, 2 बचा एंड 25 आ गया एंड कितना आ गया, सभी लोग बताइए। देखिए हमने उल्टा कर दिया है, यहाँ पे आपको सीधा क्या करना है, देखिए यहाँ पे दिया गया है इतने का बिस्किट है, आकार दिया गया है और आंतरिक माप हमें इतना करना है, तो इसको हमें ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। ये गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये गलतियाँ नहीं करना है, इन गलतियों को सुधार करना है, सिलेक्शन पाना है। तो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, और बटे में 12 पंचे 60, 3 180 कर लेंगे, ठीक है। तो 0 से 0 को ना कट गया और 18 से 18, 25 पंचे 125 वाला सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। दिया गया कि राधा, मनीष, राजेश और आशा 137 कंचों को आपस में बांटना चाहते हैं। यदि प्रत्येक को समान संख्या के कंचे चाहिए तो हमें कंचों के समूह में कितने अंक जोड़ने होंगे। देखिए समान चाहना, टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे, 4 लोग हैं और 137 है। यहाँ पे जोड़ने की बात कर रहा है, कितने कंच जोड़ेंगे। तो आपको पता है 137 में अगर 3 जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 4 का भाग चला जाएगा, 14 दाम 140, 10, ठीक है। तो 10 कंचे आ जाएंगे। तो इस प्रकार को थोड़ा, ठीक है, ये डेली जो गुणा भाग की गणित होती है, ठीक है, ये नॉर्मल तौर पर है। अगला प्रश्न है पेडागोजी से कि वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति के अधिगम के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पद संपूर्ण चिंतन है, क्योंकि यह आकृतियों के विश्लेषण और दृश्यीकरण कौशल की विकसित करने के आधार की बात कर रहे हैं। इनमें से अलग छांटिए तो आप लोग देखेंगे अष्टफलक, घन और चतुष्फलक दिया गया है, लेकिन पंचभुजाकार यहाँ पे प्रिज्म की बात कर रहा है। तो प्रिज्म की बात कर दिया गया, यह आपके अलग हो जाएगा, ठीक है, औरों से। अगला है यदि वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा वर्ग, और इसका दोगुना कर देंगे तो क्या हो जाता है, उसका क्षेत्रफल फिर 4 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगला है दशमलव संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से कौन सा अति उपयुक्त होगा। देखिए दशमलव संख्याओं का प्रतिनिधित्व जो करना है उसके लिए ग्रिड पेपर या ग्राफ पेपर अति उपयुक्त होता है, ठीक है, ग्राफ पेपर या, क्योंकि दशमलव संख्याओं के यहाँ पे व्यक्त करने की बात कर रहे हैं। अगला, मीनू के पास 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, वह अपने बक्से में 30 घन रख सकती है। यदि महिमा के पास एक घनाभकार पासा है जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, तो वह मीनू के बक्से में से कितने पासे जो है रख सकती है। देखिए अपने बक्से में 30 घन रख रहा है, जहाँ पे 2 सेंटीमीटर, 2 गुणे 1 गुणे गुणे 2 ही करेंगे, होगा कि नहीं होगा। तो 30 बटे अगर हम 2 गुणे 1 करते हैं तो कितना होगा, इसकी मान 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे 15 वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि मीनू के बक्से में से कितने पासे रखे जा सकते हैं, 15 पासे रखे जा सकते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित अधिगम के लिए निम्न में से उच्चतर उद्देश्य कौन सा है। तो बच्चे के मस्तिष्क का गणितीकरण करने के लिए उसके आंतरिक संसाधनों का विकास करना। निम्नलिखित क्या बुनियादी संख्यात्मक कौशल में वृद्धि के लिए सुझावित शिक्षा शास्त्रीय रणनीति नहीं है। संख्यात्मक प्रश्नों का प्रयोग नहीं है, बाकी आपके जो दिया गया मातृभाषा में निर्देश देना, हस्त कौशल सामग्री का उपयोग, कहानी, कविताओं और खेलों का उपयोग, ये हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान होते हैं, 1 से 2 प्रश्न कठिन आते हैं मैथ्स में, बाकी सारे इजली होते हैं, तो आपको ठीक है समझ लेना है। 60 लीटर 750 मिलीलीटर दूध समान आकार की 27 बोतलों में भरा जाता है, तो ऐसी 17 बोतलों में दूध की मात्रा होगी। देखिए पहले 27 बोतल दिए गए, इसकी हम एक बोतल की वैल्यू की निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक बोतल की वैल्यू हम निकालेंगे, किस प्रकार निकालेंगे, बहुत ही आसान है निकालना, कैसे निकालेंगे सभी लोग बताइए। देखिए एक काम कीजिए आप, ये जो मिलीलीटर है इसको भी हम क्या कर लेते हैं, टोटल मिलीलीटर में बदल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 60 मिलीलीटर जाएगा, 27 बोतलों में भर जाता है, 27 का भाग कर देंगे तो एक बोतल की वैल्यू आ जाएगी,
आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? 27 का भाग करेंगे इसमें तो 1 बोतल की आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। सभी लोग बताइए। चलिए सभी लोग भाग कीजिए, 27 का इसमें भाग कीजिए। आपके 750 में जो है 27 का भाग कीजिए सभी लोग। इतना तो आपको करना पड़ेगा साथियों, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप ही कर पाएंगे, हम आपके पास एग्ज़ाम पर नहीं होंगे कि आपको हम सारी चीज़ें बता दें, ठीक है। चलिए सभी लोग कीजिए, कितना आ रहा है? लगभग 2250 आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो 2250 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? मिलीलीटर में आ जाएगा एक बोतल में। अब इसमें 2250 में जो है 17 का गुणा कर दीजिए आप लोग, सभी लोग कीजिए। 2250 में क्योंकि 17 बोतलों में भरा है, एक बोतल में आ गया, ठीक है। अब इसमें अब गुणा कितना करना है? 17 का कर लीजिए, 38250 आ जाएगा। यानी कि 38250 से क्या हो जाएगा? ये हमारा मिलीलीटर में, इसको लीटर में बदलेंगे तो 38 लीटर 250 मिलीलीटर हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक गणित का 30वां प्रश्न है कि गणित से संबंधित ये कथन दिया गया है, कौन सा कथन उचित है आपको बताना है कि गणितीय समस्याओं प्रश्नों का हल निर्धारित पाठ्य पुस्तकों में दी गई कलन विधियों द्वारा करना चाहिए। गणित केवल संख्याओं और संख्या के उदाहरणों के बारे में है। गणित के प्रश्नों संख्याओं का हल आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो जो सी दिया गया हमें लग रहा है कथन उचित दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल आपका ऑप्शंस भी कह रहा है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे हम इन्वायरमेंट स्टडीज़ की बात करेंगे, ईवीएस के क्वेश्चन की बात करेंगे। आइए जान लेते हैं ईवीएस का क्वेश्चन पे आपके जो दिसंबर 21 और जो आपका 22 पर एग्ज़ाम हुआ था। चलिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या दिया गया। 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे पालक, गुड़ और आंवला हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय में त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्मदिन, ठीक है। तो भारतीयों में त्यौहार होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिन है, यह पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पेड़, पौधे एवं पशु, परिवार एवं मित्र नामक थीम का हिस्सा है। इस प्रकार के स्थापन का कारण है। 3 ऑप्शंस दिए गए थे। ए, विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे पेड़, पौधे एवं पशुओं को अपने परिवार का हिस्सा माने। बी, पेड़, पौधे एवं पशुओं के प्रति विद्यार्थियों में संवेदनशीलता विकसित करना। सी, उन रूढ़बद्ध धारणाओं को तोड़ना जिनके अनुसार पेड़, पौधे एवं पशु हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि पेड़ एवं पौधे, पशु, परिवार, मित्र नामक थीम का हिस्सा है, इस प्रकार का जो स्थापन का कारण है वह विद्यार्थियों में इस योग बनाना कि वे पेड़, पौधे एवं पशुओं को अपना परिवार हिस्सा समझें और पेड़, पौधे एवं पशुओं के प्रति विद्यार्थियों में संवेदनशीलता जो विकसित करना। तो ए व बी वाला जो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये सीटेट के द्वारा जारी आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर, ठीक है, आंसर की जो सीटेट जारी करता है प्रत्येक एग्जाम के बाद आफ्टर एग्जाम, ठीक है। तो ये रिजल्ट है, सीटेट की बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक क्या है? तो हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा जो है 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का जो शीर्षक है उसी से ठंडा उसी से गर्म, क्या है? उसी से ठंडा उसी से गर्म, ये वाला आपका शीर्षक हो जाएगा। तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ना बहुत ही जरूरी ईवीएस के लिए। हमारे देश के एक राज्य में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। उनके लकड़ी के फर जमीन से 3 से लेकर 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। देखिए जब भी बांस के खंभों की बात करते हैं, इनकी ऊंचाई की बात करते हैं, असम राज जाता है, ठीक है, इतना आप लोग समझ जाते हैं। बाकी जल्दी क्लास हमारी चल रही है, आपकी एनसीईआरटी बेस्ड क्लास शुरू होने वाली है सभी ऑल सब्जेक्ट की, तो सभी ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास को। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों के इस योग्य बनाना है। किस योग्य बनाना है विद्यार्थियों को? विद्यार्थियों को या विद्यार्थियों के कक्षा की शिक्षा को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। दूसरा वाला हमारा ऑप्शन सही दिया गया। कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के किस राज्य का जिला है? तो कन्नौज एक आपके उत्तर प्रदेश का जिला है जो इत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पहले
देखते होंगे रुई लगा के कानों में लगा लिया करते थे, जो इत्र होता है जिसे हम सेंट कहते हैं, ठीक है। पूजा में भी इत्र का प्रयोग देखा होगा आपने। और अक्सर यूपी की बात करेंगे, कन्नौज जिले की बात कर रहे हैं। अगला, झारखंड में ग्राम पंचायत लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि आवंटन करती है। इस भूमि आवंटन के लिए विशेष मात्रक यूनिट, जिसे टिन कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। इस मात्रक या यूनिट का अर्थ क्या है साथियों? वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। अगला प्रश्न पूछा गया था आपके ईवीएस में कि ईवीएस एक, मान लीजिए एक ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थी के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करने हेतु कौन सी पद्धति सही होगी? तो ईवीएस के एक शिक्षक के लिए जो विद्यार्थी के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो उसके विद्यार्थी, उसकी शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हो, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं, प्रश्न पूछा गया था दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति जो है पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे उचित होगी? देखिए, दृष्टिबाधित के लिए सबसे उचित क्या होगी? श्रवण पाठ वस्तु तैयार किया जाए, ताकि क्योंकि जब दिखाई नहीं देता बच्चे को तो बच्चा सुन सके। और फिर आपका है स्पर्श वस्तु या बड़े अक्षरों के विषय वस्तु का उपयोग करना, जैसे लुई ब्रेल हो गई, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी, जहाँ तक संभव हो पाठ वस्तु को अधिक से अधिक मूर्त निश्चित बनाएं। मतलब क्या होता है, सभी लोग जानते हैं मूर्त मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। बड़ा होगा तो बच्चा समझ जाएगा, ठीक है। तो ABD फोर्थ वाला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए कॉलम ए कॉलम 2 में दिया गया है और ये पूछा गया था सीटेट में। देख लीजिए कॉलम ए में दिया गया है शकरखोरा, पक्षियों के नाम दिया गया है कोयल, कलचिड़ी, दर्जन चिड़ी। यहाँ पे बताना है घोंसले का विवरण दिया गया है और नीचे आपका कोड दिया गया है, कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। नीचे दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। देखिए पहली बात तो ये जान लीजिएगा कि जो कोयल होती है वह अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती, कौवे के पक्षी तथा घोंसले के लिए अपना घोंसला करती है। तो ये हमारा डाइट होता है, बी वाला हमारा पहला हो जाएगा। तो बी में देखिए पहला कहाँ दिया गया है? एक ही ऑप्शन में दिया गया, तो हमारा यहीं सही हो जाएगा। अब हमें किसी और की देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें देखना है क्योंकि आगामी एग्जाम पर किसी डिफरेंट टाइप से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो शकरखोरा जो होता है छोटे पेड़ डाली पर लटकता घोंसला बनाता हुआ है, ठीक है। शकरखोरा जो होता है वह छोटे पेड़ पर डाली पर लटका घोंसला, और इसमें बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपड़े, चीथड़ ये आदि बनाता है। तो क्या होता है? शकरखोरा इस प्रकार का आपका बनाता है, ठीक है। और कोयल को आपने जान ही लिया कि अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले पर अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। और एंड जो आपका दिया गया है, जो दर्जन चिड़िया होती है वह झाड़ी पर 2 पत्ते नुकीली चोंच से सीकर बनाए। जब भी दर्जन का नाम आए तो सीकर यह पत्तों को अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। और कोयल का हो गया, तो आपका कलचिड़ी का हो जाएगा, सड़क के किनारे पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है, वह आपके कलचिड़ी हो जाएगी। तो आपने सभी का समझ लिया, एक बार आप और बता देते हैं। शकरखोरा क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला। कोयल का पहला हो जाएगा, कलचिड़ी का सड़क के किनारे, और दर्जन हो जाएगा चोंच से सीकर बनाए हुए घोंसला। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो चुनिंदा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, सीटेट में आए हुए प्रश्न है, सीटेट का आंसर है। उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलापों से भिन्न है। चाय बनाना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंदना। तो इनमें से जो दिया है कंघी करना अलग है। देखिए चाय बनाने में पानी की आवश्यकता होती है, तैरने में भी और आटा गूंदने में, तीनों में पानी की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता होती है, लेकिन कंघी करने में नहीं होती है। अब आप बोलेंगे कि बाल अगर सूखे हैं तो बाल को गीला करना है तो फिर आवश्यकता होगी जल की, ठीक है। लेकिन नॉर्मल तौर पर साधारण पर देखा जाए तो यहाँ पे कंघी करना आपको अलग ग्रुप हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न दिया गया, ध्यानपूर्वक देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से वे तत्व एक अध्यापक को पर्यावरण अध्ययन के पाठ योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए? कौन कौन से करना चाहिए? तो अनुदेशन विशिष्ट उद्देश्य हो गया, प्रमुख अवधारणा और प्रक्रिया कौशल हो गया, और आपका समान उद्देश्य, ये 3 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु जिनका सपना है गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन को 101% पक्का करना, जी हाँ सभी कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिसके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा, ये तीनों बंगाल की खाड़ी पर हैं, तो आपको चुन लेना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक कार दिया गया 15 से 12 किलोमीटर की दूरी को 28 घंटे में तय करती है, इसकी कार की औसत चाल होगी। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। तो दूरी कितना है? 15 12,
बटे 28 कर दीजिए। 28 गुणा 15 कीजिए, कितना रहा है 15 अट्ठे 120, हासिल 2, 15 दूनी 30, 2 32, 320 आ रहा है। ठीक है, तो औसत चाल क्या होता है, दूरी यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा पहले, क्योंकि यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है और यहाँ पे क्या दिया गया है, घंटे में दिया गया है, तो पहले हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इसका निकाल लेते हैं। 15 12 बटे 28 करिए। 28 को क्या कर सकते हैं, 7 सचों का 28 इस प्रकार से कर सकते हैं, आसानी होगी तोड़ने में। 7 दूनी 14, हासिल 1 बचा, 7 एकम 7 4, सचंग 42, 216 बटे 4, 400 इसको काट लीजिए, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, चौवन आता है। ठीक है ना। अब चौवन आ गया तो सभी को पता होगा कि किस में गुणा करते हैं, 5 बटे किस में किया करते हैं, जब किसी में जब हम किलोमीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड में करते हैं तो कितना 5 बटे 18 का गुणा होता है कि नहीं होता है। जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं, किलोमीटर में दिया गया, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना तो 5 बटे 18 कर देंगे, तो 18 3 54 और 3 गुणे 5, 15 मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि आदर्श रूप, जो दिया गया प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिए, प्रश्न क्या दिया गया है। आदर्श रूप निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों के किए गए क्रियाकलापों के पश्चात उनके सीखने को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए। वह है कक्षा में अब आपसी विचार विमर्श की बात करेंगे। यह पेडागोजी के प्रश्न, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ईवीएस के पेडागोजी हमेशा हार्ड होती है। कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं एक छोटे डिब्बों को भरने के लिए कितने चने के दानों की आवश्यकता होगी। इस क्रियाकलाप द्वारा कौन सी प्रक्रिया कौशल विकास होता है, अनुमान लगाना। ठीक है, अनुमान लगा कर बता सकते हैं कि छोटे डिब्बे भरने में लगभग कितने चने के दाने की आवश्यकता होगी, ये अनुमान लगाने की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सी युक्त अथवा सोच सबसे अधिक उपयुक्त है। वह आपका किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना और उसके निर्माण सामग्री तथा निर्माण नमूने को पहचानना। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। हमारे देश के आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व से कांसे अर्थात ब्रांज की बनी हुई वस्तुएं, बर्तन, मूर्तियां आदि उपयोग करते जा रहे हैं। आज भी हम अपने घरों में कांसे का उपयोग, निम्नलिखित कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन को चुनना है। तो आप सभी जानते हैं कांसा जो होता है कापर अर्थात तांबा और टिन की एक मिश्र धातु है। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगला यहाँ पे दिया गया है, किसी ट्रेन का मार्ग यहाँ पे दिया गया है, बताया गया है कि ट्रेन का मार्ग समय सारणी यहाँ पे दिया गया है। नागरकोइल एक्सप्रेस ट्रेन है, पहले गांधीधाम को 6:15 में छोड़ती है, फिर सूरत में 4:15 को पहुंचती है, 4:20 को छूटती है। दूरी लगभग 530 किलोमीटर के आसपास है। तो दोनों ट्रेनों का देखिए अंतर, देखिए यहाँ पे 6:15 दिया गया है एंड 4:15 दिया गया है। तो 6:15 और 4:15 इन दोनों का अगर 6:15 से चल के शाम को सुबह और आपके 4:15 पर पहुंचती है, तो 4 और 6 कितने होते हैं, 10 घंटे हो जाते हैं। तो हमारा समय क्या निकल के आ गया, 10 घंटे। दूरी कितनी टोटल दी गई, 530। तो 530 बटे 10 कर दीजिएगा, 53 किलोमीटर प्रति आवर्स आ जाएगा। 2 सेकंड ऑप्शन आपका दिया गया है। अगला धूमकेतु के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में कथन दिया गया है। तो झारखंड धूमकेतु संबंधी जो हमारा सही होगा कि एक फसल कटने के लिए पश्चात जमीन को कुछ वर्षों तक आराम कर देते हैं और खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। तो ए व सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया गया है। सलीम प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण करना चाहता है। ठीक है, सलीम यहाँ पे क्या हो गया, एक अध्यापिका के तौर पर, शिक्षक के तौर पर जो है विद्यार्थियों को जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण करना चाहता है। तो इनमें से कौन सी जगह उचित रहेगी। देखिए क्षेत्र भ्रमण के लिए जल संचय तंत्र, जोहड़ हो गया, बावड़ी हो गया, ये तीनों जो है जल से संबंधित है। लेकिन खेजड़ी एक पेड़ का नाम है, वृक्ष का नाम है, तो ये हमारा नहीं होगा। बाकी ABC वाला सही हो जाएगा ऑप्शन, जो हमारा पहला वाला दिया गया है ऑलरेडी। अगला प्रश्न दिया गया कि EVS को भाषा तथा गणित के साथ एकीकृत किया गया है। पर हम डायरेक्टली उत्तर बता दें, लेकिन पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। कक्षा 1 और कक्षा 2 में जो है EVS के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं। जी हाँ, सभी जानते होंगे कक्षा 1 और कक्षा 2 में EVS के लिए कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तक नहीं है।
तो निम्नलिखित में इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है कि ईवीएस को भाषा तथा गणित के साथ एकीकृत किया गया है। भाषा और गणित को एक साथ एकीकृत किया गया है, इसलिए कक्षा 1 और कक्षा 2 के ईवीएस में कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तक आपकी ईवीएस की नहीं है। अगला, तीसरी कक्षा के विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्यों के विषय में सीखते हुए चौथी कक्षा में परिवार वृक्ष की ओर बढ़ते हैं तथा 5वीं कक्षा में परिवार परगमन के विचार की तरफ बढ़ते हैं। इस थीम में पाठ्यक्रम उपागम कौन सा होगा? स्थानीय से वैश्विक की ओर हो जाएगा। इनमें से किस का उपयोग ईवीएस के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रामाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होता है? वो होता है पोर्टफोलियो। जी हाँ, पोर्टफोलियो जो होता है ईवीएस के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रामाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होता है। पोर्टफोलियो की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में पेड़ पौधे एवं वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त नीति होती है? तो वह होती है लकड़ी के लट्ठे को गोदाम का भ्रमण करना, वनों के संरक्षण का एक नाटक करना या पेड़ को अपनाना और उसकी देखभाल करना। वनों को काटने से बचाने के लिए पोस्टर बनाना, ये जो है संवेदनशील नहीं होगा। बाकी तो ए बी और सॉरी यहाँ पे ACD वाला ऑप्शन हमारा ईवीएस ने सही माना है। ठीक है, तो वह हमारा सही हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। वह जंतु कौन सा जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है? वह बाघ। जी हाँ, बाघ एक ऐसा जंतु है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में घुमा लेता है। एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं, एक राइट, एक लेफ्ट, ऐसे घुमा लेगा। और बाहर की ध्वनियों को इकट्ठा करने के लिए वह कानों को इधर उधर करना उसको सहायता करता है, क्योंकि शिकार के लिए आवश्यकता होती है, कहाँ से आवाज़ आती है, कहाँ से क्या होता है। सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, क्योंकि यह अनुभव से सीखने का अवसर देता है। सामुदायिक संसाधन को जो है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन इसलिए माना जाता है क्योंकि यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है। अगला प्रश्न है, प्राइमरी स्तर पर देखा जाए, प्रश्न ये पूछा गया आपका कि प्राइमरी स्तर पर ईवीएस के पाठ्य पुस्तकों की रचना ध्यानपूर्वक की जाती है, जिससे विद्यार्थियों में सीखने सिखाने के दौरान गलत अवधारणा न बन पाए। तो आपके अनुसार पाठ्य पुस्तकों की कौन सी विशेषता या विशेषताएं इसके लिए सबसे उपयुक्त हैं? वह होती है ऐसे प्रत्यय जो कम आयु के विद्यार्थियों को समझ ना आए, उन्हें परिचयात्मक स्तर पर दिया जाता है। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ईवीएस का तीसरा प्रश्न दिया गया है कि नीचे दी गई सारणी पेट्रोल और डीजल के मूल्य दिए गए हैं, इन मूल्यों को बताना है और प्रतिशत में बताना है कि 2020 में 1 लीटर मूल्य की कीमत की अगर बात करें 81 था, 21 में 90-72 हो गया, 2020 में 92 था, 2021 में 102 रुपये 12 पैसे हो गया। वर्ष में डीजल और पेट्रोल के मूल्यों की वृद्धि दर पूछा गया है, तो लगभग 12 और 11% आ जाएगी। बहुत ही आंसर था, आसान था। आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरह निकालना है। नहीं बन रहा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, हम आपको ऑलरेडी समझा देंगे। अब देखिए गद्यांश दिया गया है, लैंग्वेज फर्स्ट जो आपने सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट किया गया लैंग्वेज फर्स्ट। ये आपका पद्यांश गद्यांश दिया गया है। लखनऊ की एक छोटी सी गली में सादिक अपने अब्बा की खाने की दुकान पर बैठा था, वहाँ बिरयानी की परात में मक्खियाँ उड़ रही थी। तभी उसने देखा कि रेशमी अचकन में एक आदमी उनके दरवाजे पे घोड़े से उतार। इस तरह से कुछ आपका गद्यांश था। आइए उस गद्यांश से प्रश्न कर लेते हैं। कादिर ने तसल्ली से जवाब दिया, वाक्य में रेखांकित शब्द स्थान पर कौन सा प्रयुक्त किया जा सकता है? तसल्ली की जगह क्या प्रयुक्त किया जा सकता है? धैर्य। कादिर ने धैर्य से जवाब दिया। कहते ना हमने धैर्यपूर्वक जवाब दिया, धैर्यपूर्वक रहिए। तो कादिर ने तसल्ली की जगह क्या हो सकता है? धैर्यपूर्वक जवाब दिया। आइए बात कर लेते हैं सेकंड प्रश्न की। सेकंड प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे ध्यान पर देखिएगा। नवाब मोहम्मद कादिर की दुकान क्यों पर आए थे? तो किस लिए आए थे? उन्हें नए पकवान को स्वाद चखने का शौक था, इसलिए वह आए थे। हर पैराग्राफ में हर क्वेश्चन में आपका जो है पैराग्राफ दिया रहता है, गद्यांश दिया रहता है, ठीक है, आपको स्किप करने की आवश्यकता नहीं होती है। किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो यकीनन बड़ा आदमी है। यकीनन कैसा आदमी है? बड़ा आदमी है। इसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तीसरा वाला सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा गया कि सादिक बिरयानी की परात से जो है मक्खियाँ क्यों उड़ा रहा है?
क्योंकि मक्खी देखकर ग्राहक बिरयानी नहीं खाएंगे। कोई भी चीज़ें नॉर्मल से बात है, अगर आप दुकान में देखेंगे मक्खी पड़ी हुई है चीज़, खासतौर पर खाने की चीज़ों में, तो आप बिल्कुल नहीं खाएंगे, क्योंकि इसके तो दुकान में साफ़ सफाई ही नहीं है, ठीक है, मक्खियाँ बैठी हुई है। अगला प्रश्न है, एक बड़ी अंगीठी पर कबाब भूनने में मशगूल थे रेखांकित शब्द के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? तो मशगूल के जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? व्यस्त थे। क्या हो जाएगा? व्यस्त शब्द आ जाएगा। ये हमें समझना है, ठीक है। मशगूल शब्द जो है आपके गद्यांश से लिया गया है, बाकी आपको सोच समझ करके करना पड़ेगा। दाल जो है उत्तर पाकर नवाब साहब को हैरानी क्यों हुई होगी? क्योंकि दाल विशेष पकवान की श्रेणी में नहीं आती, इसलिए उन्हें हैरान हुई। जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सादिक के अब्बा किस पकवान के लिए मशहूर थे? सभी को पता होगा, उड़द की दाल के लिए मशहूर थे। जी हाँ, उड़द की दाल पकवान के लिए सादिक के अब्बा जो है मशहूर थे, इसलिए उन्होंने दाल की बात की। यकीनन बड़ा आदमी है, सादिक का सबसे बड़ा आदमी से आशय क्या रहा है? तो धनान्य की बात करेंगे। बड़ा आदमी इसी को हो सकते हैं, धन रुपया पैसा सब कुछ हो। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। और बेदली से बोला रेखांकित शब्द में जो बेदली दिया गया है, देख रहे होंगे बेदली जो दिया गया है, इस स्थान पर क्या लिखा जा सकता है? तो बेदगी मतलब बेरुखी की बात करेंगे। अब देखिए पद्यांश पढ़ लेते हैं, पद्यांश के प्रश्न करेंगे। जय है उसकी जिसने मुझे दो पैर दिए, अपनों से बढ़कर जिसने मुझको गैर दिए। मैं आज घूमता घाटी में, कितने उतार कितने चढ़ाव, हर मंजिल के अपने पड़ाव, हर कदम नए नज़ारों से परिचय करता है, हर ठोकर में भीतर कुछ छलक छलक पड़ता है। अटकी आशा भटकी उसास, उस क्षण तो लगती बुरी, बाद में लगता समतल लहरों में चलने से क्या पाऊंगा, जो कुछ पाया इन्हीं ठोकरों से बूथ से पाया। तो हर ठोकर में जो है कुछ भीतर छलक पड़ता है। इसका आशय क्या है इस पंक्ति पर? तो विपत्तियों में मन दुखी हो जाता है, हमेशा ऐसा होता है। जब आप एग्ज़ाम देते हैं, जब रिजल्ट आता है, कम अंक आते हैं, तो मन दुखी हो जाता है। प्रस्तुत गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? तो प्रस्तुत गद्यांश का जो हमारा केंद्रीय भाव दिया गया है वह बाधाओं से जूझने वाले ही जीवन में बहुत कुछ पाते हैं। अगर आप बाधाओं से जूझ रहे हैं तो जीवन में आप बहुत कुछ पाएंगे, ठीक है। बस जूझते रहना, उस जो जुझापन है, जुझारूपन है, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है? जिसने मुझको दो पैर दिए, इस मूल भाव से आशय क्या है? तो जिसने मुझको दो पैर दिए, इसके मूल से आशय है आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा। एक प्रेरणा होती है, अपने आप में प्रेरणा की बात कर रहे हैं। नज़ारों का अर्थ क्या है यहाँ पे इस पद्यांश पर? तो नज़ारों का जो अर्थ हो जाएगा इस पद्यांश पर, वो हो जाएगा दृश्य की बात करें। कहते हैं नज़ारा, क्या अच्छा नज़ारा है, क्या आह कितना सुंदर नज़ारा है, तो दृश्य की बात कर रहे हैं। जिसने मुझको गैर दिए से अभिप्राय क्या है? पराओं से भी अपना बनाया। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न क्या दिया गया है? समतल राहों में चलने से क्या पाऊंगा? रेखांकित पथ में जो क्या दिया गया इसका संकेत क्या कर रहा है कि समतल राहों में चलने से क्या पाऊंगा, अर्थात सुख की बात करेंगे कि सीख की बात करें। तो समतल राहों में सीख क्या पाऊंगा? सीख पाऊंगा। तो समतल राहों में जो है चलने से सीख पाऊंगा, क्या सीख पाऊंगा? मतलब सीख की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो आप जानते हैं भाषा अर्जन व्यवहारवादी सिद्धांत सक्रिय अनुकूलन, खाली बर्तन, प्रयास एवं त्रुटि हो जाएगा। लेकिन सामाजिक अंतरक्रिया यहाँ पे जो दिया गया है यह व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से पेडागोजी के प्रश्न ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, कौन सा एक भाषा अधिगम से संबंधित नहीं है? देखिए साथियों, भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक को पढ़ाने से होता है। विज्ञान तथा गणित सीखने के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं होती है। भाषा अधिगम अचेतन होता है। लेकिन जो हमारा तीनों गलत है, जो सही दिया गया है कि भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगली जो हमारा प्रश्न है, कि स्वनिमिक जागरूकता संबंधित है। तो जो स्वनिमिक जागरूकता होती है वह आपके बोले गए शब्दों में स्वनिमों को पहचान कर उनमें परिवर्तन करने की योग्यता से संबंधित हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है? तो प्रारंभिक साक्षरता में इस बात की समझ के मुद्रित सामग्री अर्थ देती है।
आरंभिक स्वनिमिक जागरूकता की बात कर रहे हैं, आधारभूत पढ़नों के ज्ञान। इन तीनों जो है प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित है, लेकिन टिप्पणी लिखना यह प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं हो जाएगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन हमारा सही दिया गया है। अगला, भाषा अधिगम में कहानी सुनाना एक प्रभावकारी माध्यम है। तो भाषा अधिगम में जो है कहानी सुनाना श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए एक प्रभावकारी माध्यम हो जाता है। एंड अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में खाली स्थान सोपान के दौरान पाठक तथा लिखने के उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है, वह हो जाएगा पूर्व लेखन। जी हाँ, प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में पूर्व लेखन सोपान के दौरान पाठक तथा लिखने के उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है। अगला, जब एक व्यक्ति समाचार पत्र में नौकरी के लिए कोई विज्ञापन पढ़ता है तो वह क्या होता है? तो जब कोई व्यक्ति समाचार पत्र के लिए में नौकरी के लिए विज्ञापन पढ़ता है तो वह पाठ पुस्तक को बारीकी से पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? पाठ पुस्तक को बारीकी से पढ़ रहा है। अचानक से शब्दों को सीखना तब घटित होता है जब बच्चे खाली स्थान के माध्यम से शब्द संपदा सीखते हैं, वह हो जाएगा पुस्तक के सस्वर वाचन। जी हाँ, अचानक से शब्दों को सीखना तथा तब घटित होता है जब बच्चे पुस्तक के सस्वर वाचन के माध्यम से शब्द संपदा सीखते हैं। अगला प्रश्न है, चॉम्स्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह क्या कहलाता है? तो चॉम्स्की मतानुसारम मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का जो समूह कहलाता है वह सार्वभौमिक व्याकरण। ठीक है, ये याद रखिएगा, चॉम्स्की महोदय जी का कई बार पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन कौशल विकसित करने की तकनीकी है? तो यहाँ पे जो दिया गया है कि कक्षा में पठन कोना पठन कौशल के विषय में सहायक होता है। बच्चों में जोड़े में बैठकर उन्हें अपनी पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। देखिए, ऐसा कथन जो पठन कौशल विकसित करने की तकनीक है, तो यहाँ पे देखा जाए कक्षा में पठन कोना या पठन कौशल विकास में सहायक होता, पहला वाला सही हो जाएगा, बी नहीं होगा, यानी ए सही है, बी गलत है, बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भाषा एक सामाजिक संकल्पना है। इसमें यह विचार सम्मिलित है कि भाषा क्या होती है? सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावकारी पठन रणनीति है? तो पठन सामग्री में वर्णों तथा शब्दों के अर्थ निकालना पढ़ना ही एक प्रभावकारी पठन रणनीति कहला जाती है। एंड अगला प्रश्न है, भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है कि जो भाषा होती है वह बच्चे के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर होती है, पहले फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दिया गया है कि एक अच्छे खाली स्थान में सभी वाक्य मिलकर विचार को अर्थ देते हैं। तो एक अच्छे अनुच्छेद में, जी हाँ, एक अच्छे अनुच्छेद में सभी वाक्य मिलकर मुख्य विचार को अर्थ देते हैं। और तीसरा प्रश्न है, एक भाषा शिक्षिका कक्षा 4 के विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती हैं। जब वे लिख लेते हैं तो प्रत्येक बच्चे के अनुच्छेद लेखन में व्याकरणिक जो त्रुटियां होती हैं लाल घेरा बना देती हैं। तो शिक्षिका की जो रणनीति है वह क्या कहला जाएगी? भाषा अधिगम के लिए अनुपयुक्त हो जाएगी। चलिए और संस्कृत में देखिए आपका यह गद्यांश दिया गया है, और गद्यांश क्या दिया गया है? बालिका है अनारिका है मनसि सर्वदा महति जिज्ञासा भवति अतः सा बहूनि प्रश्नान् पृच्छति तस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भवति। ये कुछ गद्यांश दिया गया था, और आइए इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है जो स्क्रीन पर दिया गया है आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे आंसर की के माध्यम से हम बात करेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि अप्रच्छत इतस्मिन् पदे का है मूल धातु। अप्रच्छत पद में मूल धातु कौन है? तो मूल धातु यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रश जो है मूल धातु हो जाएगी, फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं, वही आपका गद्यांश है और उसी गद्यांश से संबंधित यहाँ पे प्रश्न जो आप करेंगे, जो पेपर में पूछा गया था, सेतोः निर्माणम का है अकरोत, यानी सेतु का निर्माण किसने किया था? तो
समन्याय कर्मकारा है। जब आप पढ़ेंगे इस गद्यांश को तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अच्छी बात ये रही सीटेट में कि प्रत्येक क्वेश्चन पर गद्यांश था, तो आपको स्किप नहीं करना पड़ता था। ठीक है, तो अनारिकाय बहूनि प्रश्नानि किमर्थम पृच्छति, तो इसका आंसर हो जाएगा तस्याः मनसि ज्ञातुम इच्छा अस्ति। खास तौर पर पेडागॉजी की बात करते हैं, पहले हम अपठित गद्यांश पद्यांश कर लेते हैं। पाषाणम इत्यर्थार्थे गद्यांशे कः शब्द प्रयुक्त है। ठीक है, पाषाणम जो शब्द है, इस शब्द का जो है गद्यांश में शब्द का प्रयुक्त हुआ है, किसके रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो प्रस्तरम की बात करेंगे। फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया गया है, पूछा गया था कि अकथयत इत्यस्य विपरीतार्थकैः शब्दैः कः अस्ति, यानी अकथयत शब्द में विपरीतार्थक शब्द पूछा गया, विपरीत शब्द अर्थात विलोम शब्द पूछा गया है। तो अकथयत का जो विलोम होगा वो हो जाएगा अपृच्छत होता है। ठीक है, सीटेट सीबीएसई ने जो आंसर माना है वही हम आंसर आप लोगों को बता रहे हैं। शा किमर्थम गृहाद् बहिः आगच्छत, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सीबीएसई ने क्या माना है, सा मनोविनोदाय भ्रमतुम आगच्छत, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आगत इतस्मिन् पदे कः प्रत्यय, आगत पद में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो लेप प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय उपसर्ग, ठीक है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके संस्कृत की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है भ्रम काले शा किम अपश्यत, जी हाँ यहाँ पे दिया गया है भ्रम काले सा किम अपश्यत की बात करेंगे। सभी कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह होगा आपका सुसिज्जितान मार्गान, भ्रम काले सा किम अपश्यत। जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। अगला प्रश्न गद्यांश से जो दिया गया है कि गतिशीलयाम नौकायाम उपवष्टि जनः किम मन्यते, तो यहाँ पे आप लोगों का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नौकायाम स्थिराम मन्यते। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है इसी गद्यांश से संबंधित है। आर्यभट्टस्य जन्म काले कस्मिन् ग्रंथे उल्लिखत, आर्यभट्ट जन्म काल में कौन से ग्रंथ का उल्लिखत किया गया है, तो आर्यभट्टीय, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप गद्यांश पढ़ेंगे, देखिए संस्कृत में अपठित गद्यांश पद्यांश चाहे हिंदी का हो चाहे संस्कृत को, चाहे फर्स्ट लैंग्वेज हो चाहे सेकंड लैंग्वेज हो, आसान होता है, कठिन उसकी व्याकरण होती है। ठीक है, अगर व्याकरण का अभ्यास नहीं करेंगे तो कठिनता आएगी आएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा गया है। आर्यभट्टेन कः सिद्धांतैः प्रतिपादित है, आर्यभट्ट ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो इस जब गद्यांश को पढ़ेंगे सूर्यो अचल पृथ्वी ना चला, सूर्य अचल है पृथ्वी चा चला, पृथ्वी चल रही है। ठीक है, मतलब सूर्य चलने, सूर्य स्थिर है पृथ्वी गतिमान है। अगला है भ्रमंताय इत्यत्र का विभक्ति वर्ते, भ्रमंता जो है कौन सी विभक्ति आएगी, तो विभक्ति भी पूछी जाती है, विभक्ति ठीक है, लकार प्रत्यय उपसर्ग, तो भ्रमंताय में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तो यहाँ पे भ्रमंता में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। अगला प्रश्न दिया गया है कि तस्य सिद्धांतैः उपेक्षिताय अस्य वाक्यस्य का अर्थ है, तस्य सिद्धांतैः उपेक्षिता अस्य वाक्यस्य का अर्थ है तस्य सिद्धांताय अवहेलिता, किसी भी सिद्धांत की अगर उपेक्षता की जाती है तो उसका क्या हो, अब उपेक्षता मतलब अवहेलना करना, अवहेलिता हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। अनुमेते इत्यस्मिन् पदे कः धातु विद्यते, यहाँ पे पूछा गया है अनुमेते जो शब्द दिया गया आपका, इसमें से बताना है कौन सा पद धातु विद्यमान है, तो यहाँ पे अनुमेते में माँ धातु हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों, यहाँ पे माँ धातु की बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है जो स्क्रीन पर दिया गया है कि आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्, तो आर्यभट्ट जो वेधशाला किस लिए गए थे, तो पाटलिपुत्रम पुत्रस्य समीपस। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। अब बात आती है पेडागॉजी की बात करेंगे। 15 प्रश्न शिक्षा शास्त्र के प्रश्न रहेंगे आपके। यहाँ पे देखिएगा क्या दिया गया है, निष्क्रिय शब्दावली अस्ति, निष्क्रिय शब्दावली बताना है। तो तेज शब्दाः वयम क्या दिया गया है, तेज शब्दाः ये शाम प्रयोगम
तदैव कुर्मई यदा वयम तान शुणुम अथवा पठामई, इसकी शब्दावली हो जाएगी। और बाकी जो दिए गए हैं ऑप्शंस जो आप हमारे, ये हमारे सक्रिय शब्दावली हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया है कि भाषा शिक्षणस्य प्रारंभिक वर्षेषु कचित अध्यापिका स्वकक्षाएं प्रारंभिक वृत्तकाल अर्थात सर्किल टाइम में क्रिया करती हैं। मतलब भाषा शिक्षण से संबंधित यहाँ पे देखा जाए प्रारंभिक वर्षे कचितिम अध्यापिका स्वकक्षाएं प्रारंभ वृत्तकालम क्रिया करोति, अस्यां क्रियायां सा प्रत्येकं छात्रं कस्मिन्नपि विशिष्ट विषये वक्तुम् अवसरं प्रददाति। ऐसा प्रक्रिया निम्नलिखित कस्मै प्रयोजनाय महत्वपूर्णमस्तु। ऐसी करनी कौन सी प्रक्रिया जो महत्वपूर्ण हो जाएगी। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के स्क्रीन पर है कि पठन, योग्यता वर्धन, वर्णमाला है विज्ञानम, आकस्मिक साक्षरता ही है। यह हो जाएगा आपका यहाँ पे अर्थबोधनार्थम पाठस्य पठनम की बात करेंगे तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आकस्मिक साक्षरता, इमरजेंट लिटरेसी की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कठोर अभ्यासस्य निम्नलिखितेषु कस्य मुख्य पद्धति अस्ति। तो कठोर अभ्यास किस पद्धति, कौन सी पद्धति कहलाएगी, या कठोर अभ्यास जो है निम्नलिखित में से मुख्य पद्धति कौन सी कहला जाएगी। व्याकरण अनुवाद पद्धति की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। बालका नाम 9 शब्दा नाम अर्थ ज्ञातुम प्रेरणा न दत्वा संदर्भानुसारम नवीन शब्दा नाम व्याख्या नाम क्या हो जाएगा, शब्दस्य सुष्ठु बोधने सहाय्यम करोति। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है पठने लेखने च बालकैः कृता त्रुटियों कथयतु शक्यन्ते। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, भाषा शिक्षणस्य सोपानम। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया निम्नलिखित शब्दावली वाइगोस्की इत्यस्य सामाजिक संस्कृत सिद्धांते सह संबंध नस्ति। देखिए पूछा गया है कौन सी शब्दावली वाइगोस्की से सामाजिक संस्कृत सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो आप जानते हैं परस्पर सामाजिक संपर्क, पर्व निर्माणम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये तीनों हैं। लेकिन भाषा अधिग्रहणतम या आपके वाइगोस्की के सामाजिक संस्कृत सिद्धांत से संबंधित नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पेडागोजी में पूछा गया कि बालकई प्रयोगसित परीक्षा विधिना इनकी ट्रायल एंड एरर जो मेथड होता है, शिक्षित इत्येत खाली स्थान भाषा शिक्षणस्य सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्येत स्पष्टम अस्ति। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्यवहार आश्रित की बात करेंगे, अर्थात बिहेवियर स्टिक की बात कर रहे हैं। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज भी होती तो आप लोग अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश में आप लोग समझ सकते हैं। संस्कृत भाषा नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट आप लोग कर सकते हैं। निम्नलिखितेषु कथनेषु तम कथमं चिनुत यत आकस्मिक साक्षरतां वर्धितुम श्रमोपयुक्तम अस्ति। देखिए अगर आप लोग संस्कृत ट्रांसलेट नहीं करना आता तो कहीं ना कहीं पेडागोजी में फिर दिक्कत आती है, समझ में ही नहीं आता कि इस प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, क्या हमें उत्तर देना है। ठीक है, तो ए व बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि भाषा विकासस प्राथमिक विषयों से पित्रोह वार्तालाप एंड बालका नाम कथा श्रवणम। ठीक है, तो जो सेकंड वाला ऑप्शन दिया गया है कि ए व बी वाला वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु कथमैः मौखिक संप्रेषणम न पोषयति। कौन सा जो है मौखिक संप्रेषण का पोषण नहीं करता है। तो आप सभी जानते हैं समाचार जो विज्ञापन होती है, समाचार विज्ञापन में जो ऐड आते हैं, प्रचार आता है, वह मौखिक संप्रेषण का पोषण नहीं करता है। बाकी छात्रों का परस्पर वार्तालाप है, दूरभाषे स्वानुभावन आदान प्रदानम, छात्र से साक्षात्कार है, ये तीनों हमारे हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो है आपका, ठीक है, तो समाचार विज्ञापन यहाँ पर नहीं होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि लेखन प्रक्रिया अवस्था नाम समुचितम क्रम चिन्हित। लेखन प्रक्रिया का आवश्यक क्रम चुनना है, कौन कौन सा आपका है, ये दिया गया है प्रारूप लेखनम, त्रुटि शोधनम, विचारोत्तेजनम, पूर्वालोकनम, रूपलेख निर्माणम या समापनम की बात करेंगे। और ये नीचे कूट वाला दिया गया था।
तो चलिए सही तरीके से यहाँ पे हम चुन लेते हैं और कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, विचारोत्तम, विचारोत्तेजनम, ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात करेंगे। इसके बाद बात आती है रूपरेखा निर्माण करना, आउटलाइनिंग, एंड इसके बाद आता है प्रारूप लेखनम। इसके बाद आता है क्या है, पुनरावलोकनम। इसके बाद आता है त्रुटि का शोधन करना और अंत में आता है समापनम। ठीक है, तो एफ वाला समापनम हमारा देखिए सभी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, लेकिन पहले सी 2 में दिया गया है, सी के बाद फिर आपका ई आएगा, ये ध्यान देना है। मतलब पहले क्या आना चाहिए, विचारोत्तेजनम के बाद क्या होनी चाहिए प्रक्रिया, रूपरेखा निर्माण। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे पहला कूट दिया गया है वह सही दिया गया है, सीटेट ने सही माना है, बाकी को गलत माना है। अगला है अश्मानाम गुणार्थम अवगंतुम संकेतम ददाति। कौन सा वाला सही हो जाएगा, गहन अध्ययनम, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है कि आधार निर्माण अवस्थायाम नवीन शिक्षा नीति 2020, जो नई शिक्षा नीति 2020 है, इत्तशाय ध्यानम केंद्रितम अस्ति, किस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो नई शिक्षा नीति जो 2020 है किस पर ध्यान केंद्रित किया गया है, तो आप सभी परिचित होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, साक्षरतयाम संख्याज्ञाने चा, यानी कि आपके लिटरेसी एंड नंबरेसी की बात करेंगे। साक्षरता और संख्या ज्ञान की ध्यान केंद्रित किया गया है नवीन शिक्षा नीति जो 2020 है। 2-3 प्रश्न कंप्लीट करते हैं, इस पेपर को कंप्लीट करते हैं। अर्थमापन प्रक्रिया कस्मयी प्रयोजनम सशक्ता अस्ति। देखिए अर्थमापन प्रक्रिया की जो प्रयोजना है वो सशक्त कब किया गया है, तो वह साथियों किया गया है छात्रेषु शब्द संग्रह वर्धितम, छात्रों में शब्द संग्रह का वर्धन करने के लिए, वृद्धि करने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण निर्माणम निर्णात्मक पक्षे सम्मिलितम अस्ति। भाषा शिक्षण के निर्माण जो पक्ष है वह किससे सम्मिलित है आपकी, तो वह आपके अन्वेषण आश्रित शिक्षण की बात करेंगे, इंक्वायरी बेस्ड की बात करेंगे। एंड 30 नंबर प्रश्न है सेकंड लैंग्वेज संस्कृत का कि कस्य विचारे मानवाः भाषा अधिग्रहणतेन सह ज्ञायन्ते यत् तान भाषाधिगमे सहायकम भवति। किसका कहना है या किसका विचार है कि भाषा अधिग्रहण जो है सह ज्ञायते यत् तान भाषाधिगमे सहायक भवति, यह आपके चॉम्स्की के मतानुसार ये किसका कथन हो जाएगा, आपके चॉम्स्की महोदय जी का कथन हो जाएगा। ठीक है, तो चॉम्स्की वाला जो ऑप्शंस है वह हमें क्या कर लेना है, कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, चलिए सभी कमेंट कीजिएगा, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना है, एनर्जी बरकरार है, सिलेक्शन का रास्ता बरकरार है, सब कुछ बरकरार है। और ये पेपर हमने सॉल्व किया जो 2021 में हुआ था। ठीक है, और जल्द इसके प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहली हमारी तैयारी होती है प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना। उस समय ये पता चलता है किस लेवल का पेपर आ रहा है, किस लेवल की तैयारी हमें आगे करनी है। इसके बाद हम क्लास जल्दी स्टार्ट करेंगे आपके। ठीक है, सभी शिक्षक बंधु यहाँ पे जुड़ जाइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया अपने टीटी फैमिली को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये टीटी फैमिली शिक्षकों का परिवार है, आपका अपना परिवार है और फैमिली है, आप लोगों का परिवार है। केवल यहाँ पे आपके एग्जाम से रिलेटेड बात की जाती है, सेलेक्टेड क्वेश्चन की बात की जाती है, आपके एग्जाम पर पूछे गए प्रश्नों की बात की जाती है, आने वाले प्रश्नों की बात की जाती है, संभावित प्रश्नों की बात की जाती है, सिलेक्शन की बात की जाती है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर 101% शरोपरी है। मैं आपके साथ जसवाल सर जल्दी आपकी क्लास शुरुआत करेंगे। पहले प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद क्लास कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम फतेह करना है, सिलेक्शन पाना है तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।